जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अब करेंगे आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन की व्याख्या और क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो लास्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया है कि आषाढ़ के एक दिन में आंसर लिखते समय जो कि क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा चांस है कि व्याख्या भी आषाढ़ के एक दिन से आए और एक क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही बात है, जो व्याख्या है तो व्याख्या मैं सारे नहीं बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। तो जैसे ये देखो, ये सेकंड जो व्याख्या है, ठीक है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्की और स्वप्न की तरह चित्रमय। ठीक है, वायु की तरह हल्की, नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं, मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है, माँ कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया। ओ शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। अब ये देखो कि आपको डबल मीनिंग सीधे सीधे दिखेगी। किसे अपने में भर लूं, ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है मल्लिका। ठीक है, तो वही बात है, उसको लग रहा है कि उससे मतलब उसको हक कर ले, ऐसा वाली इसको फीलिंग आ रही है कि बादल भीगा, ऊपर खूब भीगी है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रेमी के साथ बेसिकली वर्षा विहार कर रही है ये। ठीक है, तो प्रेमी के साथ वर्षा विहार कर रही है ये मल्लिका। ठीक है, तो यही बात है, कह रही है मल्लिका। व्याख्या क्या है, अपनी माँ को बादल से आवृत आकाश की चित्रमय झांकी प्रस्तुत कर रही है कि बादल कैसा था, नील की तरह कोमल और आर्द्र था, वायु तरह हल्का था, स्वप्न की तरह चित्रमय था। ठीक है, समझिएगा, बादल हवा की तरह हल्का, स्वप्न के समान रंगीन था। माँ से कहती है उसके शरीर में पर्याप्त वर्षा जल है, मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है, माँ कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। जिससे कपड़े की भांति पानी निचुड़ रहा है उस कपड़े में परंतु भीगने की ठंडक के बावजूद गर्मी का एक एहसास हो रहा है, क्योंकि वह अपने प्रेमी कालिदास के साथ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिकली आप देखोगे एकदम मतलब प्रेम को प्रतिष्ठापित कर रही है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, प्रेम के महत्व को दर्शा रही है। ठीक है, प्रेम के धातु को दर्शा रही है। फिर उपमा शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है, विशेष में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गद्य भाषा में काव्यात्मक लय की सर्जना, मैंने कहा था नई कहानी में कुछ कुछ विशेषताएं ऐसी आएंगी, क्योंकि भाई नवलेखक ही तो है, ये जो रचना कर रहे हैं कौन है, नवलेखक ही रचना कर रहे हैं, तो कुछ कुछ विशेषताएं वो आपको दिख जाएंगी। तो मैंने ये भी बात आपको बताई थी। ठीक है, फिर छोटे छोटे वाक्यों और विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें मतलब ये वो असल में बस थोड़ा कॉमन था, इस वजह से मैंने इसको बताया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन यही बताएंगे कि नवलेखन के दौर के, ठीक है, क्या है, मोहन राकेश अपनी रचनाओं में मूलतः जिंदगी का अधूरापन, है ना, यही सब दर्शाते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा कि ये उपरोक्त जो व्याख्यांश है ये भी आषाढ़ के एक दिन से लिया गया है। इसमें पहला अंश क्या है, बहुत ही सुंदर वर्णन वर्षा विहार का। तो भाई शुरू में ट्रेजेडी बाद में आती है ना, शुरुआत में तो सब बढ़िया बढ़िया ही होता है। ठीक है, फिर ये वाला मैंने आपको पहले ही याद भी कराया था कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। मैंने कहा था ना, ये पहले ही बताया था कि प्रसंग बस ध्यान में रखना है। प्रसंग कौन है, प्रियंगु मंजरी कह रही है। ठीक है, प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कह रही है बात। ठीक है, तो प्रियंगु मंजरी मल्लिका से क्या कह रही है, राजनीति साहित्य नहीं, एक एक क्षण का महत्व है। यही बात पर्णदत्त कहता है, यही बात पर्णदत्त स्कंदगुप्त कहता है कि भैया राजनीति दार्शनिकता एवं कल्पना का वो जो भी है ना, ये बात तो कहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में भी दृष्टिकोण दिखता है, तो विशेष में आप ये बात बताएंगे। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी बनने के लिए व्यक्ति को बहुत ही जागरूक रहना पड़ता है। आप बताइएगा कि महाभोज नामक उपन्यास में भी जो दास साहब है वो बहुत ही जागरूक रखते हैं, राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा खुद को जागरूक रखते हैं। ठीक है, तो ये बात बताइए। फिर वही ये क्या दिखा रहा है, ये सत्ता और राजनीति के महत्व को दर्शा रहा है कि राजनीति कितना महत्व है, कि भैया लोग एकदम तैयार हैं हर तरह के कांड करने के लिए, राजनीति में तैयार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर ये लाइन आपके आंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर लेखन के लिए ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर लेखन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या है, याद रख लो, संभवतः पहचानती नहीं हो और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता हूं। 4 बार पहचानता आया है, पहचानना शब्द 4 बार आया है। ये एग्जैक्ट ये पूरी लाइन लिख के आना है। अगर मोहन राकेश से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, इसको भिड़ा के आना एग्जैक्ट, कि कालिदास में भी ये बात कह रहे हैं। क्या है ये, बेसिकली क्या दिखा रहा है, पहचान का संकट, अनिर्णय की समस्या,
अस्तित्ववादी मानसिकता, सब चीज ये लाइन दिखा रही है कि तुम मुझे नहीं पहचानती हो। मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हो गया हूं, बदल गया हूं। ठीक है, तो वही बात है, कह रहा है कि मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूं क्योंकि मेरा चरित्र पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। पहले कहाँ मुझे कहाँ पहले गायों के साथ समय बिताने में बहुत मजा आता था, मुझे कविता लिखने में बहुत मजा आता था। अभी जब से मैं वहां चला गया हूं तब से कविता से मेरा मन हट गया है। ठीक है, ये बात वही है। और कविता से मन क्यों हट गया? क्योंकि मल्लिका से दूर चला गया है। सिंपल सी बात है, मल्लिका से दूर चला गया है ना। और कहता भी है लास्ट में कि उषा मेरी जो मेघदूत की ये तुम हो, उसका वो तुम हो, सब उसी को डेडिकेट बेसिकली करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जो मतलब आपके एग्जाम में बहुत काम में आने वाली है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा। हाँ, ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, है ना। तो आत्मनिर्वासन और अजनबीपन की समस्या है, और अजनबीपन किससे? खुद से भी। ठीक है, खुद से भी अजनबीपन की समस्या है। स्व की हत्या कर दे रहा। आप बताइएगा, ऐसा ही एक और जिंदगी और नई लेखन की कई कहानियों में भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व का अंतर्विभाजन है, तो मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस में भी व्यक्तित्व के अंतर्विभाजन की बात करते हैं। मुक्तिबोध में मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्सित से होना चाहता हूं, जिससे कि वह उसका अधूरा कार्य, ठीक है, उसकी पीड़ाओं का स्रोत, है ना, कुछ कर सकूं। ठीक है, नाटकीय प्रभाव है, भाषागत प्रवाह है, ये बताइए पूरा। इसका मंचन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये विशेष है ना। तो बेसिकली यही बात है कि वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। फिर एक लाइन यहां भी, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़ के उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उसे दूर हटाया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती है, तभी अनुभूति सालती है कि मैं विशाल से दूर हटाया हूं। विशाल किसको मानता है? कविता लिखना विशाल है, लेकिन सुविधाएं प्राप्त करने के चक्कर में और प्रभुता प्राप्त करने के चक्कर में दूसरे क्षेत्र में चला गया। ठीक है, राजनीति में चला गया वह, और मूल क्षेत्र यानी रचना कर्म से हट गया। तो वही उसी बात पे पीड़ा है। तो अनिर्णय की समस्या से यहां भी ग्रस्त दिखाई पड़ता है, अनिर्णय की समस्या से या गलत निर्णय ले लेने की समस्या से। अस्तित्ववादी मानसिकता न क्या है? जीवन के प्रति निरर्थकता बोध इसको लग रहा है, कह रहा है क्या कर रहे हैं यार, पैसा कमा के क्या हो जाएगा, निरर्थकता बोध उसको फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर एक ये चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये लाइन बस काम की, बाकी तो आप जानेंगे। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है, तपस्विनी उमा तुम हो, मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, वीरा विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। बस इतना ध्यान रख लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? देखो, एक चीज है ना, प्रासंगिकता पे प्रश्न आने के बहुत कम चांस है। रीड करिएगा, ठीक है, रीड करिएगा। ऑलरेडी बता चुका हूं, व्यक्तित्व विभाजन, ये सब वो सब, और एग्जाम्पल वही लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक की संवेदना क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाटक की संवेदना क्या है। ठीक है, तो संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना है अनिर्णय की समस्या। अनिर्णय की समस्या ये मूल संवेदना है। क्यों मूल संवेदना है? 3 प्रमुख पात्र हैं, विलोम, कालिदास और मल्लिका। ये मूल संवेदना। अच्छा, बाकी जो अस्तित्ववादी जो भी संवेदना है, अस्तित्ववादी मानसिकता, है ना, प्रामाणिकता की खोज, ठीक है, ये सब तो आप आराम से मतलब बता ही देंगे, बाकी समस्या संवेदना बता देंगे, लेकिन मेन जो है वो आप ध्यान देंगे, प्रामाणिकता की खोज और निर्णय की समस्या एक ही बात है। ठीक है, जो यानी जो निर्णय ले रहे हैं वो प्रामाणिक ले रहे हैं कि नहीं, यही तो अनिर्णय की समस्या होती है। तो वो दोनों चीज सिमिलर है। ठीक है, लघुतावाद, निरर्थकता बोध, ये भी सब अन्य क्या है? संवेदना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, विलोम, यहां पर ये लिखना भी आपको कि सफल विलोम कालिदास है, असफल कालिदास विलोम है। ये आंसर में जरूर बताइएगा। विलोम भी क्या है? समस्या, प्रामाणिकता को खोज रहा है वो, है ना, वो भी एकदम कालिदास के बराबर है। कालिदास जैसी ही कविता लिखता है, बहुत शानदार कवि है ना, सब है, हंसी ठिठोली करना सब जानता है, लेकिन फेल हो जा रहा है कालिदास के सामने। इसको बेचारे को वो मौका मिल नहीं रहा है जो कालिदास को मिल गया। कालिदास बेचारा कवि बहुत अच्छा है, गाय बैलों के साथ इसका मन रमता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ रहा है? इसको मजबूरी वश अपना रचना कर्म छोड़ के
दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। कहता भी है कभी कभार, ये स्टेटमेंट याद रखिए, कभी मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर गया हूं, है ना, ये याद है ना। मल्लिका भी अनिर्णय की समस्या से ग्रस्त है। हालांकि स्टार्टिंग में मल्लिका ऐसा लगेगा कि निर्णय ले लेती है सीधे सीधे, एकदम डिसीजन मेकर, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर है, ठीक है, कि भाई क्या बात है, एकदम अपनी माता से बता दी कि जा रहा हूं अपनी प्रेमी से मिलने, ऐसे बड़ी बड़ी बातें सीधे कालिदास को एकदम बोल रही कि नहीं तुम जाओ कालिदास, वहां रह के आओ, उज्जैनी जाओ, है ना, कालिदास को बल्कि डिसीजन लेने में मदद कर रही है। लेकिन बाद में दिखेगा कि ये भी कमजोर हो जाती है ना, ये भी फिर क्या करती है, विलोम से इसका आपको ऐसा मतलब ऐसा फील आता है कि विलोम से इसका बच्चा होता है ना, वैश्या बनना पड़ता है इसको। वो भी क्या है, अनिर्णय की अप्रामाणिकता की समस्या से युक्त हो जाता है। कालिदास फिर आता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो 3 प्रमुख पात्र यही बात दर्शा रहे हैं, ये अनिर्णय की समस्या। बाकी फिर और संवेदना क्या है, पहचान का संकट, है ना, मुझे तुम नहीं पहचानती, वही वाली लाइन, वो पूरी लाइन यहां पे डाल देनी है, ठीक है, पहचान का संकट है। ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, जब इंट्रोडक्शन लिखिए तो इंट्रोडक्शन में कुछ बातों को मिक्स कीजिए। क्या मिक्स करना है कि नवलेखन के दौर के लेखक हैं, नवलेखन के दौर के लेखक हैं जो भोगे हुए यथार्थ एवं अस्तित्ववादी मान्यताओं से युक्त है, ठीक है। तो मोहन राकेश, ठीक है, ये है, ठीक है, ये बात बताएगा। तात्कालिक समय स्त्री पुरुष संबंधों का विखंडन, टूटन, कुंठा, अजनबीपन आदि से युक्त है, जिसे ही मोहन राकेश मिथकीय कथानक का रूप देते हुए नाटक का, अपने प्रमुख नाटक वही आषाढ़ का एक दिन का हिस्सा बना देते हैं। तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखिए, बताइए एग्जामिनर को कि भैया ये भोगे हुए यथार्थ अस्तित्ववादी, अब मूल संवेदना पर आइए, ठीक है, मूल संवेदना पे उसके बाद आइए। तो यही बात है, मैंने वही कहा, अन्य चरित्रों के माध्यम से ऐसे बिंदुओं का कथ्य बना है जो आधुनिक युग के सामान्य मनुष्य की मनोस्थिति है। प्रामाणिकता के प्रश्न, सत्ता तथा सृजन के जटिल संबंधों को नाटक में बेहतरीन बारीकी से उठाया गया है। तो 2 प्रमुख प्रश्न है, एक है प्रामाणिकता का प्रश्न, जो कि आप इसको अनिर्णय की समस्या या प्रामाणिकता का प्रश्न इससे बता सकते हैं। दूसरा सत्ता और सृजन के जटिल संबंध को भी। तो सत्ता और सृजन का जटिल संबंध क्या है, राजनीति साहित्य नहीं है। प्रियंगु मंजरी यही कहती ना, क्षण क्षण का महत्व, यही हो गया सत्ता और सृजन का जटिल संबंध, कि अगर आपको सत्ता मिल रही है तो आपको सृजन, आप रचना कर्म से दूर हो जाएंगे, और अगर आप सृजन कर रहे हैं तो आपको सत्ता नहीं मिलेगी, जो कि विलोम है, ठीक है। तो ये बात आप यहां पर बताएंगे। तो ये 2 मेन इसके आप कह सकते हो कि संवेदना है, प्रामाणिकता का प्रश्न और सत्ता और सृजन का ये। प्रामाणिकता की खोज, फिर आप लिखेंगे इस नाटक की मूल संवेदना प्रामाणिकता की खोज है। प्रत्येक पात्र प्रामाणिकता की खोज में बेचैन है। मुख्य पात्र कालिदास है, फिर आप उसकी कहानी थोड़ा बताएंगे। वह उज्जैनी नहीं जाना चाहता है और वह कश्मीर का राजा भी नहीं बनना चाहता है, फिर भी वह बनता है। कुल मिलाकर मन की इच्छाओं के लिए क्षणिक संघर्ष करता है, परंतु अंततः समाज के दबाव के आगे झुक जाता है, ठीक है, समाज के आगे झुक जाता है, ठीक है। एक और जिंदगी में भी जो प्रमुख पात्र रहता है वह क्या है, वह सोचता है कि यही एक ही जीवन है, इसी को जीना भी है ना, इसी में पता नहीं क्या करना भी है। इसी तरह से ये भी बेचारा परेशान है, ठीक है। तो सामाजिक दबाव के आगे झुकना कालिदास के जीवन को अप्रामाणिक बना देता है। वो सामाजिक दबाव के आगे झुक के उज्जैनी चला जाता है, यही अप्रामाणिक बना देता है, जिससे आत्मनिर्वासन तथा अलगाव दोनों स्थिति उत्पन्न होती है। और कालिदास अब विराट से अपना संबंध नहीं जोड़ जाता, वो इस बात के लिए काफी पछताता भी है। और आप इस बात को यहीं पे चाहे तो यहीं पे बता दीजिए, पहचान का संकट मत बताएगा। 2 मेन हेडिंग, मतलब 2 मेन पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है। प्रामाणिकता का प्रश्न, सत्ता और सृजन का जटिल संबंध, 2 मेन हेडिंग है, फिर यही बता दीजिए। क्योंकि बेसिकली जो पहचान का संकट है, ठीक है, जो पहचान का संकट है इसी में पैराग्राफ में ही बता दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आंसर। और फिर आप वही बता दीजिए, पहचान नहीं रही हो क्योंकि मैं, है ना, मैं खुद भी नहीं पहचानता, वही वाली लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैंने आपको बेसिकली समझा भी दिया बहुत डिटेल में।
दूसरी प्रमुख बात मल्लिका है। मल्लिका निर्णय खुद लेती है, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में निर्णय खुद लेती है, परिणामों को झेलने में भी संकोच नहीं करती। तो आप इस बात बताएंगे आरंभ में वो क्या करती है, कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करती है, और वो कहती भी है कि उसका प्रामाणिकता खंडित नहीं हो सकती, है ना। वो सीधे बात कह रहा है, क्या कह रही है, तो डिसीजन मेकर एकदम लग रही है, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी संपत्ति, वह उसे नष्ट करना चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। तो वह सीधे इस बात को कह रही है कि भैया मेरे जीवन पर किसी को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वास्तविक जीवन भले से उसकी अपनी दृष्टि में प्रामाणिक हो, लेकिन अस्तित्ववादी दृष्टि से अप्रामाणिक है। तो आप बताइए, वास्तविकता में उसका जीवन भले से उसको लग रहा है कि प्रामाणिक है, लेकिन अस्तित्ववादी दृष्टि से अप्रामाणिक है। किसी अन्य व्यक्ति को जीवन को अपने जीवन का आधार मान लेना, तो वो क्या करती है आप बताइए, कि कालिदास को अपने जीवन का आधार मान लेती है। सार्थ के अनुसार अप्रामाणिकता ही है, ठीक है। अंततः अनगिनत दबावों के बाद क्या कर रहा है, वेश्या बनना पड़ता है, जो कि अप्रामाणिकता ही है, ठीक है। फिर आप बताइए, तीसरा प्रमुख पात्र क्या है, विलोम। विलोम के बारे में यह बहुत प्रमुख कथन है कि असफल विलोम, ठीक है, सफल विलोम कालिदास है, असफल कालिदास विलोम है। वह सृजन कर्म भी करना जानता है, कालिदास के समान ही विशेष गुणों से युक्त है, परंतु कालिदास के जितनी उसको सफलता नहीं मिलती, जिससे वह अपने आप को बहुत ही, ठीक है, बहुत ही क्या करता है, अप्रामाणिकता और आत्मनिर्वासन से युक्त मानता है, ठीक है। फिर दूसरा बताओ, प्रमुख संवेदना क्या है, सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व है, ठीक है, सत्ता का द्वंद्व है। वही कहता भी है कि मैं सृजन में यहां चला, ये लाइन याद है ना, ये वाली दिखा दे रहा हूं वापिस। एक तो ये आपको इसमें कोट करना है, एक ये भी सृजन और सत्ता वाले में, ठीक है, और एक कहां गया, हाँ, मुझे बार बार ये हो गया ना, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़ के उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। तो सृजन, आप बताइए कि सृजन और रचना का मतलब सृजन और राजनीति का द्वंद्व है कि कालिदास इस बात को अनुभव करता है कि उसने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़ के उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और सृजन से दूर हटाया है। प्रियंगु मंजरी भी मल्लिका के साथ बातचीत में यही कहती है कि राजनीति में क्षण क्षण का महत्व है, राजनीति साहित्य नहीं है, जो कि सृजन और रचना में मतलब सृजन और राजनीति में द्वंद्व दिखाता है, ठीक है, द्वंद्व दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कालिदास को बिना आश्रित हुए लिखना है, तो वह अनिवार्य है कि वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय चराने काम करे, लेकिन गाय चराना उसे पसंद नहीं है, ठीक है। किंतु वो क्या करता है, अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया में वह क्या करता है, अप्रामाणिक हो जाता है और उसे अविकल्प स्वीकार करना पड़ता है। फिर आप निष्कर्ष देंगे, ठीक है, निष्कर्ष देंगे कि, है ना, फिर आप निष्कर्ष क्या देंगे, मोहन राकेश रंगमंचन पर ध्यान देते हुए, ठीक है, रंगमंच मतलब रंगमंचीयता पे, नाटक की रंगमंचीयता पर ध्यान रखते हुए इन्हीं मान्यताओं या इन्हीं अस्तित्ववादी लघु मानवतावादी मान्यताओं पर अपने अन्य नाटक जैसे आधे अधूरे और लहरों के राजहंस भी लिखते हैं। तो बेसिकली आप ये बात बता देंगे, ठीक है। तो मूल संवेदना ये मतलब इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर यहां देखो, यहां पे एक क्वेश्चन है, बस डिस्कशन देख लो। विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या बात है, ये कह रहा ना, ध्यान रखो, ये जैसे चरित्र, देखो नाटक में चरित्र का विकास होता है, चरित्रों का विकास होता है। अब देखो सामान्यतः क्या होता था, भारतीय परंपरा में नायक होते थे, नायक नहीं खलनायक में, या तो खलनायक होते थे। लेकिन नव लेखन के दौर में ये बात बहुत ही नई प्रकार की क्या बात आई कि कोई व्यक्ति नायक और खलनायक नहीं है, वह कुछ नायक है कुछ खलनायक है। परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती हैं कि वह नायक बनेगा कि खलनायक बनेगा, और परिस्थितियों पर आधारित जो चरित्र विकसित होते हैं वो चरित्र बहुत ही बेस्ट चरित्र होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही बात जो मैं बता रहा हूं ना, डिस्कशन कर रहा हूं, यही इंट्रोडक्शन देना है, यही इंट्रोडक्शन ही लिखना है कि नव लेखन के दौर में चरित्रों का विकास इस तरह से होता है, ठीक है, चरित्रों का विकास इस तरह से होता है, ठीक है, चरित्रों का विकास इस तरह से होता है। अब फिर इसको आपको बता देना है कि चरित्र योजना कैसी है। तो चरित्र योजना ऐसी है कि दोनों में नायकत्व और खलनायकत्व है।
इसको मल्लिका मिल जाती है तो ये कालिदास बन जाता है, इसको मल्लिका नहीं मिलती है तो यह विलोम हो जाता है। ठीक है, यही बात आपको एक्सप्लेन करनी है। तो देखो यहाँ पर भी वही बात बताया कि बेसिकली आएगा भी तो 150 शब्दों में आएगा। ठीक है, ये आएगा भी तो 150 शब्दों में आएगा, इससे ज़्यादा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है ये, अब जैसे आप देखोगे ना बहुत सारी चीज़, मैं आपको मतलब एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, है ना। और उनके मतलब टैलेंटेड भी इतने ज़्यादा हैं कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने का उनका मतलब ये समझ लो कि मतलब बहुत ज़्यादा चांस था कि यार वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने ही चाहिए थे। ठीक है, सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने ही चाहिए थे, लेकिन बेचारे नहीं हो पाए। ठीक है, अब नहीं हो पाए तो अब क्या करते हैं, कहीं छोटा मोटा या तो क्या कर रहे हैं, किसी कोचिंग में विजन में या तो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, बेचारे कुंठा निराशा से युक्त है, परेशान हो रहे हैं, कोई भी मतलब फिर सॉफ्टवेयर वापस इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, या फिर और छोटी बड़ी सरकारी नौकरी आर ओ ये सब लग रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जबकि IIT के ही बहुत सारे दोस्त हैं। तो बेसिकली क्या है भाई, तो ये बात समझिएगा। तो बहुत बड़ी बात है कि अब मैं फेमस हो गया, मैं सेलेक्ट भी हो गया तो मैं थोड़ा फेमस भी हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि जो आप कोई काम कर रहे हो ना, अगर आपको उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल मतलब उसके अपेक्षित अगर आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है ना, तो आपका वो काम नष्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये बात बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप उसको फिर उस जो काम है उसको बहुत मन से नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यही बात है। तो अस्तित्ववादी, ये आप बताएंगे कि नवलेखन के दौर के रचनाकार है। ठीक है, नवलेखन के दौर के रचनाकार है जहां पे चरित्रों को या जो चरित्र है वे अस्तित्ववादी मानसिकता से या अस्तित्ववादी मान्यताओं से प्रभावित है। ठीक है, अस्तित्ववादी मान्यताओं से प्रभावित है, जिसमें कथानक की या कहानी की मूल संवेदना या नाटक की मूल संवेदना क्या हो जाती है, प्रामाणिकता की खोज, है ना, पहचान का संकट, यही सब मूल संवेदना हो जाती है। ठीक है, मूल संवेदना हो जाती है, और यही मूल संवेदना चरित्रों के विकास में भी दिखती है या चरित्र योजना में भी दिखती है। ठीक है, चरित्र योजना में भी दिखती है। फिर यही बात बताइए, अस्तित्ववाद के अनुसार कोई व्यक्ति केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता है, बल्कि अच्छा और बुरा होता है, उसके हालात उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। ठीक है, तो इस कथन के माध्यम से मोहन राकेश यह संप्रेषित करना चाहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होने वाले कालिदास और विलोम वास्तव में एक जैसे हैं, बस हालात ऐसे हो गए कि कालिदास बन गया, विलोम बन गया। दोनों ही कविताओं का सृजन करते हैं, मल्लिका से प्रेम भी करते हैं, किंतु कालिदास को मल्लिका का प्रेम सहज रूप से उपलब्ध है, इस वजह से उसे कविता के क्षेत्र में सफलता मिली है, और विलोम को सहज रूप से नहीं सफल है। ठीक है, तो ये बात है, नायकत्व और खलनायकत्व तो परिस्थितियों की देन, ये बात बताएंगे आप। फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि कालिदास क्या करता है। कालिदास सफलता की चाह में क्या करता है, तो आप इस बात को अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। चरित्र योजना की वैशिष्ट बतानी है तो थोड़ा अगर 200 शब्दों में आए तो और एक्सप्लेन करते जाएंगे। कालिदास क्या करता है, उज्जैनी चला जाता है सफलता की चाह में, और फिर राजनीति जो कि उसका मूल क्षेत्र नहीं है वहां पर प्रवेश, अनाधिकृत प्रवेश करते हुए क्या करता है, प्रियंगु मंजरी से विवाह करता है। इधर मल्लिका उसकी राह देखती है और परिस्थिति ऐसी आती है कि उसे वैश्या बनने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, वैश्या बनने पर मजबूर होना पड़ता है ना। और इस प्रकार क्या होता है, इसकी चरित्र योजना, ठीक है ना, चरित्र योजना पर बेसिकली क्या है, जो राकेश इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ठीक है, तो ये बात आप बता देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। इसके बाद इसको पढ़िए, इसको देखिए। अब देखिए एक चीज है, जैसे अब इतिहास और अब मैं थोड़ा सा अब हिंट दे देता हूं, बेसिकली थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जैसे इतिहास और कल्पना के समन्वय पर प्रकाश डालिए, तो इंट्रोडक्शन ऐसा ही बताना है जैसा हर बार हम लोग कर रहे थे कि इतिहास का प्रयोग विभिन्न ने ऐसे किया। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से। यशपाल अपनी रचनाओं में किस दृष्टिकोण से करते हैं, विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु के रूप में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, ऐतिहासिक आवरण का प्रयोग मूलतः इस वजह से करते हैं ताकि जनता के साथ जुड़ जाए। ठीक है, जनता को मूल उद्देश्य क्या है, जनता के साथ आसानी से जुड़ जाए। कालिदास लगभग बहुत फेमस है, कालिदास के बारे में कुछ बातें, जैसे काली भक्त हैं, वैश्यागामी हैं, प्रारंभ में बहुत तिरस्कृत रहते थे, फिर राजकुमारी से विवाह करते थे, फिर अंत में हिमालय चले गए। तो कुछ बातें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इतिहास नहीं लेकिन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन बाकी सब
स्थिति काल्पनिक है, तो आप बताएंगे बाकी सारी स्थिति काल्पनिक है, जितने विलोम मातुल ये जितने चरित्र हैं सब क्या है, कल्पना है। तो मूलतः उनका उद्देश्य क्या है, अब आप यही बताएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो आप पहले बताएंगे कि इतिहास का बस आवरण लिया है, इतिहास का आवरण लिया। आप बताएंगे विभिन्न रचनाकार ऐसा ऐसा करते हैं, यशपाल इस तरह से करते हैं, ये इस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। फिर आप बताएंगे कि क्यों ऐसा किया, ठीक है। आप बताएंगे कि इसमें कितना इतिहास है कितना कल्पना है। तो जब भी कोई भी प्रश्न आता है कि इतिहास और कल्पना पर प्रकाश डालिए, कितना इतिहास और कल्पना का प्रयोग किया है, तो आप पहले बताएंगे कि इतिहास का प्रयोग विभिन्न रचनाकार विभिन्न प्रकार से करते हैं और उनका नाम लिख के एक लाइन ये लिखेंगे। फिर आप बताएंगे जो रचना पूछा गया उसमें कितना इतिहास है, मतलब इतिहास सम्मत तत्व कितने हैं, कितना मिथक है और कितनी कल्पना है। तो आपने बता दिया कि जैसे कुछ बातें बहुत ज्यादा प्रचलित है लेकिन यह इतिहास नहीं है, मेनली मिथक है, ठीक है, मिथक है, जैसे वैश्यगामी ये सब होना, ठीक है, ये सब होना, जिसे इन्होंने तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया है राकेश ने। बाकी सारे चरित्र और स्थितियां काल्पनिक है, ठीक है, बाकी सारे चरित्र स्थितियां काल्पनिक है। अब फिर प्रश्न आप उठाएंगे कि ऐसा किया क्यों, तो ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उन्हें नाटक की मूल संवेदना स्थापित करनी है। और मूल संवेदना क्या है, वही जो अभी हमने किया, पहचान का संकट, अस्तित्ववादी मान्यताएं, प्रामाणिकता की खोज, यही मूल संवेदना आप दिखा देंगे। सत्ता सृजन में संघर्ष, ये इनको दर्शाना है। क्योंकि नवलेखन के दौर के रचनाकार हैं, कंक्लूजन ये देंगे। अतः अपने आप इनकी विभिन्न रचनाओं में भी, आधे अधूरे लहरों के राजहंस में भी यही सब दिखता है, ठीक है। तो यही बात आप बताएंगे, ठीक है। तो यही बार बार साड़ के मेरे को बरसना, ये सब वो सब है ना, ठीक है। तो क्या मिला, रचनाकार की पीड़ा वेदना संत्रास को शाश्वतता प्रदान करना है। आप संवेदना के आधार पर आंसर लिख देंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा देखिए आप, है ना, इसको देखिए तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बेसिकली अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित यह नाटक लिखा गया है, ठीक है, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित यह नाटक लिखा गया जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर देख लो, मैं पहले ही बता देता हूं, चिंतामणि, ठीक है। तो पहली बात तो यही करेंगे, श्रद्धा भक्ति का प्रतिपाद्य, ठीक है। इसमें मैं ये कहूंगा क्या करो, 3 से 4 लाइन श्रद्धा भक्ति का इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। श्रद्धा की डिफिनीशन, भक्ति की डिफिनीशन, कुछ याद कर लो, ठीक है। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया जो हम करेंगे, ठीक है। फिर उनकी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं ये बताएंगे हम, कविता क्या है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, यही आलोचना भी है। बेसिकली उनकी जो काव्य शास्त्रीय मान्यताएं हैं वही तो आलोचना दृष्टि है शुक्ल जी की, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसको आप पढ़ेंगे, केवल हास्य व्यंग विनोद की चुटकियां लेके थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, है ना, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है, जो कि हम यूज भी करेंगे। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है। तो शुक्ल जी का ये हो गया। सब क्वेश्चन रीड करके आइएगा, सब क्वेश्चन रीड करके आइएगा, ठीक है। फिर हम निबंध नीलय पे आएंगे। तो शुक्ल जी का ये 2 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है, शुक्ल जी का बहुत 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर रीड आप करिएगा। फिर हम निबंध नीलय पे कुटज निबंध का विवेचना करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे का संवत्सर भी देख लेंगे, 2 ये देख लेंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे तो सारी ही। शिल्प की दृष्टि से कुटज का निबंध ये भी देख लीजिएगा, मतलब ये भी देखेंगे हम लोग 3, ठीक है। और ये रटना है केवल, तो मैं इसको बस बता दे रहा हूँ, कुबेरनाथ के राय के निबंध आपको रटने हैं केवल, तो ये आप रट लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। केवल रटना है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट रटना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, और रटना ही है। तो ये 4 क्वेश्चन प्लस व्याख्याएं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, तुम्हारा पेपर 2 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।